स्वागत है आपका YouTube चैनल जिसका नाम है PRP स्टडी। तो चलिए मैं फिर से आप लोगों के बीच में क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। आइए सबको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण में अनुकूलन नहीं है, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, जो पर्यावरण को क्या कहते हैं, नुकसान ना पहुंचे। तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता वो अनुकूलन हुआ, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा वो अनुकूलन नहीं है। जैसे प्रदूषण फैला रहा तो पर्यावरण को नुकसान करेगा, तो पर्यावरण के लिए अनुकूलन नहीं है। समझे कि नहीं? और जो पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा वो पर्यावरण के अनुकूलन है। ठीक है, आइए देखिए, पैदल चलना, तो पैदल चलने से पर्यावरण को नुकसान होगा नहीं, तो ये पर्यावरण के अनुकूलन है। साइकिल से चलना, साइकिल से कोई नुकसान होता है पर्यावरण को नहीं, तो ये भी पर्यावरण का अनुकूलन है। मोटरसाइकिल चलना ये पर्यावरण का अनुकूलन नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल चलाएंगे तो उससे धुआं निकलेगा यानी प्रदूषण फैलेगा, यानी पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे नीचे में पढ़ लीजिए, देखिए क्या बोला है, पढ़िए देखिए। देखना इधर हो। समझा? पर्यावरण अनुकूलन का अर्थ है ऐसा गतिविधि जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। अनुकूलन मतलब जो पर्यावरण को, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए वो पर्यावरण अनुकूलन हुआ। जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए वो पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? चलिए आगे। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध? कल बताए थे ना 3 गो। आपको बताए थे, वही 3 गो को बार बार घुमा के पूछता है। आज देखो पूछा, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 3 गो आपको बताए थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बताए थे ना? पहला हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में 2 आबंध, एक आबंध। हाइड्रोजन में एकल आबंध, ऑक्सीजन में 2 आबंध, नाइट्रोजन में 3 आबंध। यही चीज को देख रहे, बार बार घुमा के पूछता है। तो भैया ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध है? तो 2 आबंध। हाइड्रोजन में पूछे तो 1 आबंध, ऑक्सीजन में पूछे तो 2 आबंध, नाइट्रोजन में पूछे तो 3 आबंध। समझ रहा है ना? आबंध का मतलब है कि जो हाइड्रोजन 2 है तो दोनों आपस में एक गो इलेक्ट्रॉन का अदला बदली किया, साझेदारी किया। यहाँ ऑक्सीजन है तो 2 है, यानी 2 गो, दोनों O2 हुआ है, 2 गो ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन 2 को आपस में लेन देन किया, पैचारे किया है। नाइट्रोजन 3 गो को किया है ऐचा पैचा लेन देन, तो इसलिए 3 आबंध। तो हाइड्रोजन एकल आबंध से जुड़ल रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 आबंध से, नाइट्रोजन 3 आबंध। समझ रहे हैं कि नहीं? कल ये बताए थे कि पूछता है बार बार घुमा के। कल हाइड्रोजन का पूछा था, आज क्या चीज आया? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कितना आबंध? 2 आबंध। क्यों 2 आबंध? क्योंकि आपस में शेयर किया है, 2 गो इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर किया। दोनों ऑक्सीजन परमाणु 2 गो उसको दिया, 2 गो इसको लिया, लेके कंप्लीट अपना सेल को कंप्लीट भर लेता है। देखता नहीं है जी इधर उधर काहे हो रहा है? चलो बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझे कि नहीं समझे? जो इम्पोर्टेंट लगे लिख लीजिएगा। कल भी बोले थे, जो बोलेंगे आप एग्जाम में दम हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए यही बोला, देखो ऑक्सीजन O का परमाणु क्रमांक 8 होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या पूछे तो कितना? 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? 8। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो पहला में 2 और दूसरा में 6। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था पहला KLMN, इस सेल का नाम है यानी कक्ष का नाम जिसमें इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। तो देखो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, है ना? तो 8 को बांटना है। पहला घर में 2 से ज्यादा नहीं रखाता है, कम 2 गो से रख सकते, 2 गो से ज्यादा नहीं रख सकते। बाकी सब में 8 को रखेंगे, 8 से ज्यादा नहीं होगा, 8 से कम हो सकता है लेकिन 8 से ज्यादा नहीं। समझ रहे हैं ना? तो मतलब पहला में 2 रखिए तो 8 में से 2 चल गया तो बचा कितना? 6। तो इसको भरने के लिए कितना चाहिए?
बोले कि 8 से ज्यादा नहीं रखा गया, यानी चाहिए 8 गो इलेक्ट्रॉन। तो 6 गो है तो कै गो और चाहिए? 2 गो, 2 गो देना पड़ेगा। तो इसीलिए 2 गो बाउंड हुआ, क्योंकि 2 गो शेयर किया, शेयरिंग किया। समझे कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक कक्ष है, सेल है, KLMN, इसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको कहते हैं। समझे कि नहीं? तो भैया देखो, बोला ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिया तो पहला में 2 आएगा, दूसरा में 6, यानी इसको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए संयोजकता कोष आउटर मोस्ट सेल में पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। बोले ना कि 2 किसको जरूरत होता है, तो 2 को जरूरत होता है, यानी 2 को शेयरिंग करेगा, साझेदारी करेगा, तो 2 को साझेदारी करेगा, यानी 2 बार आबंध हो गया, 2 को बाउंड बना लिया। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे हैं? तो बराती में आलो इसे बैठल है, जब पूछेंगे ना तब बाद में समझ में आता है, अभी ध्यान नहीं दीजिएगा। क्या हुआ? यहाँ देखो बैग के पास। चलो बुआ ध्यान दो इधर। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ मतलब जो नुकसान ना पहुंचाए, जिससे धुआं ना निकले, जिससे धुआं ना निकले, जिसको जलाए तो कम में जले लेकिन ज्यादा गर्म करे। समझे कि नहीं? यहाँ है कि निम्न कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत मतलब जिसको जलाने पर प्रदूषण ना हो, धुआं ना निकले, जिसको जलाने के बाद राख उख ना बचे, ठीक है, जो कम में जले लेकिन उसमें मान ज्यादा दे, यानी गर्म ज्यादा हो, ठीक है, जो आसानी से मिल जाए, जो सस्ता हो, समझे कि ना, उसको स्वच्छ ईंधन कहते हैं। तो इनमें से कौन स्वच्छ? कोयला। कोयला जलाने से धुआं निकलता है। आपको कोयला का प्रकार याद रखिएगा, कोयला के 4 प्रकार होता है। कोयला के क्या प्रकार? 4 प्रकार। कोयला का 4 प्रकार। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड, सबसे खराब पीट। याद रखिएगा, सबसे अच्छा कोयला पूछा जाए, अच्छा क्वालिटी का कोयला, कोयला का 4 प्रकार होता है, ठीक है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, सबसे खराब पीट। अब भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है बिटुमिन। पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला का प्रकार पाया जाता, तो बिटुमिन। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, सबसे खराब पीट, भारत में पाया जाने वाला बिटुमिन, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो पूछा वही बता रहे हैं आपको। कोयला के 4 प्रकार होता है। पहला सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, सबसे खराब पीट, और भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है बिटुमिन। कोई दिक्कत? यहाँ पूछा तो कोयला को जलाने से तो धुआं होगा, तो ये स्वच्छ ईंधन नहीं है। लकड़ी को भी जलाएंगे तो धुआं होगा, ये भी स्वच्छ ईंधन नहीं है। प्राकृतिक गैस यानी LPG, प्राकृतिक गैस क्या कहते हैं? LPG। LPG को कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, या कहीं के लिख रहा है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो क्या LPG जो घर में जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से धुआं निकलता है? नहीं निकलता। देखिए कम में जलता है लेकिन उतना बड़ा को डेगची को गर्म करके खाना बना देता है। तो प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन है। इसको जलाने के बाद ना तो आपको राख मिलता है, ना तो धुआं उससे निकलता है। देखे हैं? नहीं। तो प्राकृतिक गैस को LPG कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। एक और अभी देखते हैं, गाड़ी चलता है CNG, ये भी बार बार पूछता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। दोनों को फुल फॉर्म याद रखिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक है? जो ये सब बात बताएंगे तो वीडियो देखिए ना, तो उसको लिखते चल, नोट्स बनाइए। समझे कि नोट्स बनाइए, क्योंकि लास्ट में ऑब्जेक्टिव रिवीजन जैसे एग्जाम के दिन जाइएगा, कल एग्जाम रहेगा, तो कहाँ से एक और सब किताब पढ़िएगा, तो वही मेन पॉइंट पढ़ लिया जाता है आदमी। हाँ, कोयला के 4 प्रकार सबसे अच्छा ये LPG, प्राकृतिक गैस को LPG कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, CNG आता है, CNG को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस का। रिवीजन हो गया, इतने से बहुत सारा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, एग्जाम में आएगा, कहीं से भी आसानी से कर दीजिएगा। करिए कि नहीं? हाँ, लेकिन आइएगा एग्जाम खत्म होने के बाद और उसको टेंशन लीजिएगा तो नहीं होगा। नोट्स अपने बनाइए, इंपॉर्टेंट अपने करिए,
देखिए, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत वे होता है जो दहन, यानी दहन मतलब जलाने पर, दहन मतलब जलाने पर न्यूनतम मात्रा में प्रदूषण करे, यानी कम मात्रा में धुआं निकले। न्यूनतम माने सर कम, न्यूनतम मतलब कम धुआं निकले, जिससे राख ना निकले। गैस उत्पन्न करता है, कोयला लकड़ी जलने पर अधिक धुआं और राख निकलता है कि नहीं। इसलिए देखिए SO2, कोयला लकड़ी को जलाइए तो उसमें SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक गैस है, जो कि आपको सांस घुट घुट के मर जाइएगा। इसलिए ठंडा के दिन में कहता है कि रूम बंद करके आग नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि आग जलाएगा तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाया जाएगा, जो दम घुट के आपको जान जा सकता है। सुतले सुतले कहानी खत्म आपको हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म कर देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, हेलो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक प्रश्न, गाना सुना ठोकर दी पलक देवरा। अब देखो, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण किसको कहेंगे? जो अपना खाना स्वयं बनाता है, उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधा स्वपोषी पोषण है, युगलिना, कवक, शैवाल, ये सभी क्या है? स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। ऐसा जीव जो अपना खाना खुदे बनाए उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधा, युगलिना, शैवाल, कवक, जीव जंतु का नाम है जो अपने खाना बनाता है। क्या हम लोग भी अपना खाना खुद बनाते हैं? हम खाना को पकाते हैं, बनाते नहीं है, बल्कि खाना को पकाते हैं। हम लोग खाना पेड़ पौधा से मिलता है, ठीक है। या जल्दी इंग्लिश हम भी बोलेगा, टेंशन मत लो, समझ में आया? तो जो खाना अपना खुदे बनाए उसी को क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण, ठीक है। जो खाना खुदे बनाए उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। अब बोला है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। देखिए, तो पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए, मान लीजिए पेड़ है, ठीक है। मान लीजिए कि पेड़ है भैया, तो इसको खाना बनाने के लिए देखिए पत्ती में खाना बनता है, आपको पता है? जो पेड़ पौधा का पत्ता होता है उसमें खाना बनता है, ठीक है। पेड़ पौधा का पत्ता, तब पत्ता हरियर होता है, तो पत्ता में होता है क्लोरोफिल। इसको चाहिए क्या? सूरज का प्रकाश भी चाहिए। सूरज मामा, यानी स्वपोषी पोषण को खाना बनाने के लिए सूरज मामा से प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, और जड़ी से पानी भी लेता है। समझे कि नहीं? तो ये सब इसको चाहिए खाना बनाने के लिए। जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए गैस चाहिए, बर्तन चाहिए, माचिस नहीं चाहिए, अरे गैस चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, माचिस चाहिए जलाने के लिए, जो बर्तन उर्तन है, सामान उमान चाहिए, वो सब चाहिए ना। वैसे ही पेड़ पौधा जो स्वपोषी पोषण को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सूरज के प्रकाश तो सबसे पहले है। जैसे हम लोग गैस चाहिए खाना बनाने को, उसी तरह से इसको खाना बनाने के लिए सूरज का प्रकाश चाहिए। सूरज का प्रकाश चाहिए तब ये खाना बनेगा, नहीं तो नहीं। दूसरा क्लोरोफिल चाहिए, जिसमें प्रकाश को अवशोषित करेगा, घींच घींच के जमा करेगा, और जड़ी से पानी ले जाएगा, छौंकेला। समझे कि नहीं? तो आइए बोला स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो पर्णहरित या क्लोरोफिल तो चाहिए, क्योंकि वही प्रकाश को खींचेगा। जैसे टंकी है, जैसे गैस चूल्हा और टंकी के बीच में पाइप होता है, तभी ना गैस जाएगा वहां। उसी तरह से यहाँ प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश, यहाँ क्लोरोफिल है पत्ता में, वो पाइप के काम करता है। यहाँ से प्रकाश आ रहा है, उसको खींचेगा और खींच खींच के चूसते जाएगा इनमें, और चूस के तब अंदर रखेगा। तो भैया क्लोरोफिल या पर्णहरित चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। सूरज का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, और जल भी चाहिए, यानी इनमें से सभी। यानी स्वपोषी पोषण के खैला बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण में सब चीज चाहिए। समझे कि नहीं? यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, रहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न बनेंगे और रहते ही हैं। देखिए बोला है स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधा अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। इसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश। आपको पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पेड़ पौधा जो खाना जिस विधि से बनाता है उसी विधि को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण।
समझे कि नहीं? हरे परे पौधे क्या है? स्वपोषी पोषण है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उनको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? सूरज का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, खनिज चाहिए, ये सब चाहिए, तभी वो अपना खाना को बना पाते हैं, नहीं तो नहीं बना पाते। ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र यानी संगमरमर का फार्मूला पूछ रहा है, जो कि कल भी आपको हम बताए थे, याद करिए। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, टाइम पास ना करिए। हेलो पिंपल डिम्पल, पिंपल निकालने में क्यों है परेशान? समझ में आ रहा है? बउआ बोरिंग लग रहा है क्या? आइए, तो पूछा संगमरमर का सूत्र यानी फार्मूला बताना है, तो ये बताइए, कल बताए थे इसके बारे में, तो यही है खड़िया, यही है चूना, भाखड़ा चूना, भाखड़ा चूना, कली चूना, ठीक है, अनबुझा चूना। कुछ याद रखिए ना, लिखिए अनबुझा चूना याद रखिएगा। अनबुझा चूना का फॉर्मूला होता है CaO, अनबुझा चूना का CaO, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। CaO को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि आप घर में जो बोरिया में लाते हैं उठा के ना दीपावली में घर को पेंट करने के लिए, वही रहता है, वही रहता है। ठीक है, तो ये अनबुझा चूना रहता है। कौन सा चूना रहता है? अनबुझा चूना। अब तो ये अनबुझा चूना, यह देखिए बुझा चूना, बुझा चूना, बुझा चूना पूछे तो बुझा चूना, जो यही बुझा चूना से पेंट करते घर में। पूछता है कि घरों को सफेदी या पेंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो CaOH का हॉल्टॉइस यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऐसे पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका प्रयोग हम लोग सामान्यतः घर में पेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये देखिए जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है दीवार में, क्या है? चूना ही है, वो बुझा हुआ चूना, क्योंकि चूना लाए थे सुखल वाला, वो तो अति हुआ अनबुझा चूना, लाए रात में डब्बा में डाल के पानी डाल देते हैं तो हो गया बुझा चूना, और उसके बाद ना फिर पानी डाल के बुझा ना दिए, हाँ, बुझा के बाद दिन में पोचारा करना शुरू करते हैं। तब आपको पूछा घर में पेंट करने के लिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, इसको बुझा चूना भी कहते हैं। ठीक है ना? यह है संगमरमर, यही है संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका लास्ट में CO3 लगा, वो कार्बोनेट रहता है। Ca है तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम है तो सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ है कैल्शियम कार्बोनेट। तो संगमरमर जो टाइल्स आप देखते हैं लगा हुआ रहता है, यही रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। आपका जो ताजमहल बना हुआ है उजला संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है, उजला। अब जाइएगा तो नहीं चेहरा दिखेगा, क्योंकि इतना हम लोग प्रदूषण किए कि धीरे धीरे धुआं से वो धीरे धीरे काला होते जा रहा है। समझे कि नहीं? कि कितना जगह आप धोते पोछते रहेगा, नींद तो आना है, वाजिब सा बात है, क्योंकि क्लास में ध्यान नहीं रहेगा तो नींद तो आएगा ही। आप अलग अलग बॉडी का पोजीशन करिएगा, ऐसे रहिएगा तो लगेगा कि पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ पाइएगा। तो बॉडी को 90 डिग्री खड़ा रखिए, बेंच पे हाथ नहीं रखिए, ऐसा लगता है कि व्यक्ति को हम पढ़ रहे हैं, समझ में सारी बातें आ रहा है, लेकिन लिबिर दिमाग कर रहा, दिमाग शांति नहीं है। क्या समझ? सही पकड़े ना? चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो भैया अनबुझा चूना का फॉर्मूला बोलो। CaO का नाम क्या है? वाह, वेरी गुड। डर क्यों रहा है? कैमरा चालू होने से थोड़ी कोई पकड़ लेगा, या आप गलत बोले तो थोड़ी कोई आएगा उनमें से निकल के पूछ देगा कि काहे गलत बोला। भैया बुझा चूना का CaOH का होल टॉइस से फार्मूला हुआ है, इसका नाम हुआ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी को घर में पेंट या पोचारा करने के लिए या करते हैं, या व्हाइट करने के लिए करना। संगमरमर का क्या सूत्र है? सूत्र पूछे तो CaCO3, नाम पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट। नाम सूत्र में कंफ्यूजन नहीं ना है? रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र इधर है, हम जो बोल रहे हैं वो रासायनिक नाम। समझ रहे कि नहीं? अरे समझ रहे कि नहीं? हाँ, गड्ढा करते रहो, एकदम ढोणी में एकदम छेदा करिए के छोड़ो। चलिए कर दीजिए, बता दिए सब सारी बातें।
ओजोन परत किस हानिकारक, देखिए ओजोन ये हम लोग को चारों तरफ वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों हवा का जो परत है उसी को वायुमंडल कहते हैं। कोई आपसे पूछ जाएगा वायुमंडल क्या है, देखो अब अंगुली करना शुरू, अंतिम से तो बैठ नहीं ना, पूछेगा वायुमंडल क्या है तो बोलेंगे पृथ्वी के चारों हवा की एक परत है, उसे ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब इस बउआ कहना कि मोटी परत हमारे भौजी सरिता देवी जैसे, वायुमंडल समझ गए? पृथ्वी के चारों ओर हवा की एक परत है, मोटी परत, बउआ कहना है कि मोटी परत है उसी को वायुमंडल कहता है। तो एगो परत नहीं है, बहुत सारा परत, तो उसी परत में एक परत का नाम है ओजोन परत। ओजोन, इसका सूत्र याद रखिएगा, आता है बार बार, ओजोन का सूत्र O3, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना, इसलिए O3। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि ओजोन परत ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से बने हैं, तो 3 परमाणु, दिख रहा है ना 3 परमाणु। ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3। ठीक है, ये परत है, ये परत का काम क्या है, ये परत का काम है भैया पराबैंगनी विकिरण को बचाना, पराबैंगनी विकिरण, यूवी रे, अल्ट्रा, वो इंग्लिश में बोलते हैं यूवी रे यानी अल्ट्रा वायलेट रे। क्या समझा रे? समझिए, हम लोग अभी ओजोन के बारे में जाने, समझो, यहाँ से प्रश्न ओजोन से बनते हैं एग्जाम में। हमारे पास 6 पैक हो ना, फैमिली पैक हो, मान लो फैमिली से आओ भैया। हम लोग अभी ओजोन के बारे में जान रहे हैं, क्या चीज के बारे में जान रहे हैं, ओजोन। ओजोन का सूत्र O3 होता है, जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलके बना है। इसका काम क्या है, तो सूरज से किरण निकलता है, सूरज से हानिकारक किरण, जिसका नाम है पराबैंगनी विकिरण। सूरज मामा से एक हानिकारक लाइट आता है जिसका नाम है पराबैंगनी विकिरण, इंग्लिश में बोले तो यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रो, जो कि आपका स्किन पर डायरेक्ट आ जाएगा ना तो आपका त्वचा कैंसर, आंख में चल जाएगा तो मोतियाबिंद, पेड़ पौधा पर चल जाएगा तो पेड़ पौधा मुरझा जाएगा, होगा ही नहीं बारा, बाल बच्चा पैदा होगा तो कोई लांगर, कोई लुल्हा, कोई टेढ़, कोई मेढ़, कोई के हाथ है तो गोड़ ना, गोड़ है तो एगो कौड़ी है तो दूसरा कौड़ी ना, समझ रहे हैं ना, त्वचा पर पड़ेगा तो, समझ रहे हैं कि नहीं बात को भैया? हाँ बोलो बोलो, क्या जो ओजोन परत है जो तीसरा नंबर का आता है, तीसरा नंबर पर मध्य मंडल, समताप मंडल के जस्ट ऊपर वाला लेयर है। हाँ आइए बउआ समझो, तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। इसका काम है सूरज से जो बेकार, जो जहरीला या खतरनाक पराबैंगनी विकिरण है उसको पृथ्वी में घुसने नहीं देता, नीचे पृथ्वी भी आने नहीं देता, नहीं आने देता, यानी रोकने का काम करता है। यदि गलती से आ गया तो हम लोग को त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर हो जाएगा, साथ में आंख पे पड़ जाएगा तो मोतियाबिंद हो जाएगा, ठीक है, पेड़ पौधा पर पड़ेगा तो बौना मुरझा जाएगा, होगा ही नहीं, ठीक है। हम लोग का भी जो संतान जन्म लेगा वो टेढ़ बाकुल ये सब जन्म लेगा, तो पराबैंगनी ओजोन का काम है इसको अंदर आने ही नहीं दे, उसको सोख लेता है। जैसी मान लीजिए ऐसे पृथ्वी है, ये मान लीजिए ओजोन है, तो जैसी यहाँ यूवी रे आया, अल्ट्रावायलेट रे आया, इसको सोख लेगा, चूस लेगा, जब चूस लेगा उसको नीचे जाने नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण को पृथ्वी से रक्षा करता है, तो पराबैंगनी विकिरण, एक किरण को आने नहीं देता। यदि गलती से आ गया तो आपको बार बार बता रहे कि त्वचा कैंसर होगा, आंख में मोतियाबिंद हो जाएगा, पेड़ पौधा वृद्धि नहीं करेगा, वो बौना ही रह जाएगा, मुरझाने लगेगा, मर जाए। अब एक बताओ, लेकिन हम लोग बहुत ऐसा काम करें जिसके कारण नहीं परत है ना वो घिस रहा है, धीरे धीरे घिस के खत्म हो रहा है। जो भी आपको ठंडा करने वाला चीज है उसमें एक गैस यूज होता है जिसका नाम है CFC। सुनो बात को, जैसे कि AC, फ्रिज, कूलर, जो ठंडा करने वाला चीज है उसमें एक गैस
निकलता है जिसका नाम है CFC। इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है? वायुमंडल से जाता है और धीरे धीरे इसको घिसता है, रिएक्शन से रिएक्शन करके धीरे धीरे जंग जैसन लगा लगा खत्म करते जाता है। अब धीरे धीरे उच्छेद कर देगा, तब यूवी रे डायरेक्ट आएगा, और डायरेक्ट आएगा तो आपको त्वचा कैंसर, अनेकों प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़े। तो ये भी पूछता है कि पराबैंगनी विकिरण ओजोन परत को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? तो CFC गैस। CFC गैस, CFC का फुल फॉर्म था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, समझ जी? कहाँ से उत्पन्न होता है? CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या काम है इसका? सर इसका है पराबैंगनी किरण को। हाँ जी, क्लोरो इसका काम है पराबैंगनी विकिरण को रोकना है। इसका काम बड़ा खतरनाक ही जाता है, ओजोन पर तो घिसता है, धीरे धीरे रिएक्शन करके हटाता है, खत्म कर रहा है उसको। CFC कहाँ से निकलता है? जो भी ठंडा करने वाला चीज वहां से निकलता है। ठीक है, आपको बता दें अंटार्कटिका में थोड़ा सा छेद भी, भुड़की भी हो गया ओजोन परत में, समझे कि ना? वहां से बहुत रे आ रहा है तो पानी बहुत तेजी से पिघल रहा है वहां से बर्फ। ठीक है ना? कैसे ठीक होगा सर? हम लोग ठंडा करने वाला वस्तु को उपयोग ना करें, उस पर सुधार करने की कोशिश की जाए। तो ना करेंगे, अब बंद कर देंगे। आइए ए बाबुआ, तुरंत उठ लाली से रोटी बोर के खाए लगबो, तनको लेट ना करबो। अमकी आवाज जगह निकला ऑन कैमरा ला के बेइज्जती कराबो, अभी तुरंत थूक चटबो। अभी तुम बैठना, बैठो, सबसे ज्यादा चलो मुंह बंद करो। निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? अब देखिए, एक नियम आपको पढ़ाए थे, कौन सा नियम? ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है भैया? V बराबर IR। ओम का नियम कहता है V बराबर IR। V मतलब विभवांतर या वोल्टेज, I मतलब धारा यानी करंट, R मतलब प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। ठीक है, आपका ओम का नियम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप या उसका गुण में परिवर्तन नहीं किया जाए तो उससे प्रवाहित होने वाला धारा और उसका दोनों चालक के सिरों का बीच का विभवांतर समानुपाती होता है। याद रखिएगा ओम का नियम। क्या ओम का नियम क्या कहता है? बताओ ओम का नियम क्या कहता है? फॉर्मूला बताओ ओम का नियम का। शर्म तन को नहीं है, घोड़ के सब पी गया। चलो चलो चुपचाप बैठो, चलो बुआ ध्यान दो, यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो ओम का नियम बराबर क्या होता है? V बराबर IR। ओम का नियम इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? यानी कोई अंतरिक्ष यात्री है, जब अंतरिक्ष में जाएगा, स्पेस में जाएगा, तो उसको आकाश कैसा दिखाई देता? तो हम लोग को देखिए सिंपल, हम लोग यहाँ से आकाश देखता है तो कैसा दिखाई देता है? नीला। तो आकाश नीला काहे दिखाई दे रहा है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, परावर्तन प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का आकाश हम लोग को नीला दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। आकाश कैसे नीला दिखाई दे रहा है? प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन जैसी अंतरिक्ष में जाइएगा ना तो वहां प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होता है, वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कड़िया दिखाई देता है, कणिया कणिया। ठीक है, जाएगा हड़िया भी ऐसी करते ना हो। तो भैया अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। काहे काला दिखाई देता है? क्योंकि वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है।
ये भी याद रखिएगा, ये भी बार बार पूछा जाता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला के बजाय काला काहे दिखाई देता, तो क्योंकि वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। आकाश हम लोग को नीला काहे दिखाई देता, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के बजाय। कपड़ा के अलग अलग रंग देख रहे हैं, काहे देख रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो हरियर, ब्लू, पीला ये सब दिखाई दे रहा है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको दिखाई दे रहा है। समझे कि नहीं? समझ गए? आकाश नीला काला काहे ऐसा होता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा? काला। काहे काला? क्योंकि वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। हम लोग को आकाश नीला काहे दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो होता है तो हम लोग, चलो बहुत अच्छा बात। चलो आगे बढ़ाओ। बड़ा मुश्किल नहीं धोता है, मुसली पोछ लेता है रगड़ के ढेला में। चलो, लेंस क्या है? दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा ऐसा जिसको हम आर पार देख सकते हैं, जिसका एक या दोनों भाग गोल हो उसी को लेंस कहते हैं। दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा ऐसा जिसका एक या दोनों भाग गोल हो उसी को हम क्या कहते हैं? लेंस। मनी मेरा से गाना सुना है, तेरा लेंस नीला नीला है तू सीला हऊ का। समझे? आइए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा है। आवर्धन का एसआई मात्रक, किसका एसआई मात्रक? आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा। क्या मीटर होगा, सेंटीमीटर, किलोमीटर या मात्रक विहीन? मात्रक विहीन मतलब कि कोई भी नहीं मात्रक होता। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी कि आवर्धन मात्रक विहीन है। इसका कोई भी अपना मात्रक नहीं होता। आवर्धन का कोई भी अपना मात्रक नहीं होता। ठीक है, एकदम याद रखेगा, ये बार बार पूछता है कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक बताइए, तब आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो मात्रक नहीं होता तो इधर बर्बाद कर होता है। ठीक है, मार गोरवा। आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक अपना नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं मात्रक विहीन। आवर्धन का मात्रक क्या हो? विहीन। चलो आगे बढ़ाओ। आओ, हेलो। जैव विविधता का विशेष स्थल कहाँ है? जैव विविधता मतलब जहाँ अलग अलग चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग चीज देखने को मिलेगा। तो क्या फसल क्षेत्र में, फसल तो एक ही प्रकार का जो उपयोगी पौधा लगाते हैं उसको फसल कहते हैं। पूछ दे कि फसल क्या है, तो खेत में एक ही जैसा फसल लगाते उपयोगी जो काम में है उसी को फसल कहते हैं। खेतों में लगाए जाने वाले ऐसे पौधे, एक ही प्रकार के लगाए जाने वाले ऐसे पौधे जिसको हम लोग उपयोग करते हैं उसी को फसल कहते हैं। तो यहाँ क्या अलग अलग चीज मिल रहा है? नहीं, तो फसल में जैव विविधता नहीं है। नदी तट, नदी के किनारे में क्या है? नाव है। हम लोग का हगने का सुविधा है, धोके। ठीक है, ये सारी सुविधा है। यहाँ भी जैव विविधता उतना देखने को नहीं मिलेगा। नदी में कुछ मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा। और संपूर्ण जैव विविधता की बात की जाए तो समुद्र तट में भी नहीं मिलेगा। वन में आपको जीव जंतु से लेके, पेड़ पौधा से लेके, सांप से लेके, बिच्छू से लेके, नागिन से लेके, चच्चा से लेके, मौसी से लेके सब मिलेगा आपको, A to Z। तो आपको जैव विविधता देखना है तो आपको वन में, जंगल में जाइए, मंगल लगाइए, वहां आपको सारे जैव विविधता मिल जाएगा। जैसे आप आइए मेरा क्लास में, सब जैव विविधता खराब हो जाएगा। साइलेंसर जाम कर देता है बाबू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा वीडियो में। जय हिंद। अब आगे होई